हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है 4 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, लेकिन जो आगे आने वाली शिफ्ट हैं उनके लिए ज़रूर फ़ायदा होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो आगे आने वाली शिफ्ट हैं वो तो ज़रूर ही देखें पूरा, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य किसकी गति को दर्शाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मोर, बी सांप, सी ऊंट और डी बिच्छू, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सांप। स्नेक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो कालबेलिया नृत्य है वह सांप यानी कि स्नेक को गति को दर्शाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया यानी कि सफेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में चालें, घुमाव और शरीर की लचक सांप को रेंगने और लहराने वाली गति का प्रतीक होती हैं। नृत्य के दौरान नर्तकियां काले परिधान पहनती हैं जो सांप की आकृति को दर्शाता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य को यानी कि सांप इसका एकदम करेक्ट आंसर था। स्नेक। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में मैग्रोव सेल पहल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? 4 ऑप्शंस थे। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मैनग्रोव सेल एक विशेष संस्थागत पहल है जिसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य मैग्रोव वनों का संरक्षण और संवर्धन, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे चक्रवात, समुद्री कटाव से तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित करना। वर्ष 2025 में मैग्रोव सेल पहल महाराष्ट्र से ही प्रमुख रूप से जुड़ी है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप पूरा जरूर पढ़ लें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इससे क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्टों में जरूर आएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे सामान्य मौसम तत्व नहीं माना जाता है? 4 ऑप्शंस थे। ए तापमान, बी आर्द्रता, सी मिट्टी का पीएच और डी हवा यानी कि विंड, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिट्टी का पीएच यानी कि सोइल का पीएच इसका एकदम करेक्ट आंसर, जिसे सामान्य मौसम का तत्व नहीं माना जाता है। मिट्टी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, मिट्टी का पीएच। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मौसम तत्व यानी कि वे घटक होते हैं जो किसी स्थान के वायुमंडलीय हालात को दर्शाते हैं। इनमें सामान्यतः शामिल होते हैं तापमान, हवा की गर्मी या ठंडक, आर्द्रता होती है वह हवा में नमी की मात्रा, और जो हवा होती है वह हवा की गति की और दिशा, साथ ही वर्षा, वायु दाब आदि। लेकिन मिट्टी का पीएच यानी कि पीएच सोइल मिट्टी की रासायनिक प्रकृति को दर्शाता है। यह कृषि और मृदा विज्ञान से जुड़ा विषय है। इसका सीधा संबंध वायुमंडलीय मौसम से नहीं होता है, इसलिए इसे सामान्य मौसम तत्व नहीं माना जाता है। मिट्टी का पीएच इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको हमने 100% समझा दिया है, आगे आने वाली शिफ्टों के जरूर फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदन किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शंस थे। 1 माह, बी ऑप्शन था 2 माह, सी ऑप्शन था 3 माह, 4 और डी ऑप्शन था 6 माह, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए 1 माह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 की घोषणा होने के बाद उसे संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। पहले यह अवधि 2 महीने की थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे घटाकर 1 माह कर दिया गया ताकि आपातकाल के दुरुपयोग को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शंस थे। ए 2028, बी 2030, सी 2035 और डी 2040, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 2028 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। कि उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को विकसित करने के लिए योजना इसरो द्वारा बनाई गई है। यह योजना अनुसार इस योजना के अनुसार पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है।
इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य मॉड्यूल जोड़े जाएंगे। पूरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक पूरी तरह कार्यशील होने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना गगनयान मिशन की सफलता के बाद भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं और आगे बढ़ने के लिए है। ये इसका 2028 का एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवा को समर्थन करती है? ऑप्शंस थे ए NSAP यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, बी ऑप्शन था IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, सी ऑप्शन था PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डी ऑप्शन था प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका एकदम ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPS की स्थापना का मुख्य उद्देश्य डाकियों, जो पोस्टमैन होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से घर घर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं पहुंचाना है। IBPP के तहत डाकिये प्रदान करते हैं बचत खाता सेवाएं, नकद जमा और निकासी, DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पेंशन सब्सिडी और सरकारी लाभों का भुगतान, डिजिटल भुगतान सेवाएं। इस योजना से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में वित्तीय समावेश यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला पोंगटुकू महोत्सव मुख्य रूप से किस देवता से आशीर्वाद से प्राप्त के लिए मनाया जाता है? ऑप्शंस थे ए रटखोटक, बी ऑप्शन था दोनी पोलो, सी ऑप्शन था कीने नाने और डी ऑप्शन था ब्रह्मा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए रट ठोक रन खोटक इसका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पोंगटुक महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तंगसा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक कृषि और नववर्ष उत्सव है। यह पर्व अच्छी फसल, शांति, समृद्धि और समुदायों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। तंगसा जनजाति इस अवसर पर अपने प्रमुख देवता रड खोटक को से आशीर्वाद प्राप्त करती है। महोत्सव के दौरान पारंपरिक पूजन, नृत्य गति और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जो उनकी संस्कृति की पहचान को दर्शाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए रड खोटक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों को उनके प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भों सबसे पुराने से नवीनतम के कालानुक्रम क्रम को व्यवस्थित करें। ऑप्शन चार थे, ए भारतनाट्यम, बी मोहिनीअट्टम, सी कथक और डी मणिपुरी। जिससे आपके चार ये विकल्प दिए गए थे, जिसमें आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1 3 2 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये आपके ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पहले नंबर पर भारतनाट्यम, फिर कथक, फिर मोहिनीअट्टम, फिर मणिपुरी। भारतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसके संदर्भ यानी कि नाट्यशास्त्र 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक तमिल मंदिर परंपराओं से मिलते हैं। जो कथक है वह इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है। प्रारंभिक संदर्भ प्राचीन कथावाचक कथक से जुड़े जो मंदिरों और बाद में मुगल दरबारों में विकसित हुए। मोहिनीअट्टम में यह केवल शास्त्रीय नृत्य है। इसका व्यवस्थित विकास 16वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ और जो मणिपुरी है इसका शास्त्रीय रूप अपेक्षाकृत बाद में विकसित हुआ, विशेषकर वैष्णव भक्ति आंदोलन 18वीं शताब्दी के दौरान। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधिकारिक क्रिकेट मैचों में गेंद के वजन और परिधि की सख्ती से नियंत्रित क्यों किया जाता है? आपके चार ऑप्शंस थे, भारी गेंदें गेंदबाजों के लिए और हल्की गेंदें बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद होती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए। बी ऑप्शंस था कि गेंद के आकार और वजन के बदलाव से उछाल, स्विंग और मानक पिचों पर खेलों को निष्पक्षता से प्रभावित होती है। सी ऑप्शन था ICC ने लागत कम और उपकरणों की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए ऐसा किया और डी ऑप्शन था यह नियम केवल लाल गेंदों पर लागू होता है, सफेद गेंदों के लिए अलग नियम है। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेंद के आकार और वजन में बदलाव से उछाल, स्विंग और मानक पिचों पर
खेल की निष्पक्षता प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, या जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इसको एक्सप्लेन किया गया है कि क्रिकेट में गेंद का वजन और परिधि उसके व्यवहार को सीधे प्रभावित करती है। यदि गेंद का आकार या वजन तय मानकों से अलग हो जाए तो गेंद का उछाल असमान हो सकता है। हवा में स्विंग और पिच का सीम मूवमेंट बदल सकता है। गेंदबाज या बल्लेबाज को अनुचित लाभ मिल सकता है। इसलिए आईसीसी गेंद के लिए सख्त न मानक तय करता है ताकि सभी मैचों में समान परिस्थितियां रहे। खेल का परिणाम कौशल पर निर्भर करे, ना कि उपकरणों के फर्क पर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 में पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस थे ए शीतल देवी वे, बी ऑप्शन था राकेश कुमार, सी ऑप्शन था हरविंदर सिंह और डी ऑप्शन था कपिल परमार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी हरविंदर हरविंदर सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने एथलेट में पेरिस में 2024 में पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में भारत का पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह ने पुरुषों की स्कर्ब ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इससे पहले भारत ने पैरा ओलंपिक तीरंदाजी में पहले तो पदक जीते थे, लेकिन स्वर्ण पदक पहली बार आया। यह जीत भारतीय पैरा खेलों के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2025 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? चार ऑप्शंस थे, ए ब्रासिलाना, बी ऑप्शन था साओ पाउलो, सी ऑप्शन था रियो डी जेनेरियो और डी ऑप्शन था ब्रासिला और ये दोनों रियो डी जेनेरियो, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की गई थी। रियो डो जेनेरियो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि वर्ष 2025 में ब्रिक्स समूह की विदेश मंत्रियों की बैठक ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह बैठक ब्राजील के रियो डो जेनेरियो शहर में हुई। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास थी। बैठक में वैश्विक कूटनीति, बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक दक्षिण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रियों की बैठक आमतौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले समन्वय के लिए आयोजित की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉट स्टेज पुस्तक के विषय पर सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शंस थे, ए सामूहिक मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटकों का संग्रह, बी ऑप्शन था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का ऐतिहासिक विवरण, सी ऑप्शन था प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक उपन्यास और डी ऑप्शन था हिमालय के बारे में एक यात्रा वृतांत। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए सामाजिक मुद्दों पर आधुनिक भारतीय नाटकों का संग्रह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हॉट स्टेज पुस्तक का विषय आधुनिक भारतीय रंगमंच है। यह पुस्तक मुख्य रूप से आधुनिक भारतीय नाटकों और नाट्य प्रयोगों पर केंद्रित है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे, समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां, नए थिएटर प्रयोगों और मंचन शैली को दर्शाया गया है। यह ना तो स्वतंत्रता आंदोलन का ऐतिहासिक विवरण है और ना ही पौराणिक कथाओं पर आधारित उपन्यास है और ना ही यात्रा वृत्तांत पर। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए थे, ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने गुरुग्राम में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती और उन्हें 6 लाख की पुरस्कार राशि मिली, ये इसका एकदम करेक्ट है। दूसरा था आई एम नीला शाह दूसरे स्थान पर रहे लेकिन गांगुली के खिलाफ टाई ब्रेक गेम हार गई, यह गलत है। यानी कि ये आपके चार विकल्प दिए गए, जिसमें आपका करेक्ट आंसर यानी कथन ए इसका एकदम सही था, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप गुरुग्राम में आयोजित की गई, जिसमें सीएम कार्तिक वेंकटरमन जो जीएम कार्तिक वेंकटरमन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता और उन्हें 6 लाख की इनामी राशि प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 के अवसर पर बिजली एक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री की श्रीपाद यशो नायक ने क्या लॉन्च किया? चार ऑप्शंस थे आपके, ए सभी घरों के लिए एक नई राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर योजना, बी सूर्य शक्ति नामक सोलर रूफटॉप प्रोत्साहन अभियान, सी ऑप्शन था आधिकारिक सुरक्षा शुभंकर सुरक्षा शक्ति और विद्युत सुरक्षा पुस्तिका और डी ऑप्शन था ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण सब्सिडी योजना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी
आधिकारिक सुरक्षा शुभंकर, सुरक्षा शक्ति और विद्युत सुरक्षा पुस्तिका इसका एकदम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 के अवसर पर आम जनता के और विद्युत कर्मियों में बिजली से संबंधित सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षा शक्ति नामक आधिकारिक सुरक्षा शुभंकर तथा विद्युत सुरक्षा पुस्तिका यानी कि इलेक्ट्रिक सेफ्टी हैंडबुक को लॉन्च किया गया। यह पहल का उद्देश्य विद्युत दुर्घटना को कम करना और सुरक्षित विद्युत उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्विट्जरलैंड देश में IMED वर्ल्ड कॉम्पिटेंस सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड कैप्टिवेंस रैंकिंग 2025 के अनुसार 2024 तथा 2025 दोनों वर्षों में कौन सा आयाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चार ऑप्शंस थे आपके कि आर्थिक प्रदर्शन, बी सरकार कुशलता, बी व्यावसायिक कुशलता और डी बुनियादी संरचना, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी बुनियादी संरचना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये आपका एक्सप्लेन किया गया है कि IMED वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में देशों का आकलन चार प्रमुख आयामों के आधार पर किया जाता है। आर्थिक प्रदर्शन, सरकार कुशलता, व्यवसायिक कुशलता, बुनियादी संरचना। और स्विट्जरलैंड ने 2024 और 25 दोनों वर्षों में बुनियादी संरचना आयाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये आपको बताया गया है कि IMED वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में देशों का आकलन प्रमुख चार आयामों में आधारित किया जाता है। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिल सके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जामों के एनालिसिस कराए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।